हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इलियास एग्रीटेक की ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ सिल्वीकल्चर। आखिर वनवर्धन के क्या उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम वनवर्धन की क्रिया करते हैं, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, संसार के लिए, कृषि की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सांसारिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं, हम उन पर परिचर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि वन संसार के उद्भव के समय से ही उपस्थित हैं। वे आदि मानव के समय में भी थे और आज भी हैं। इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं उत्पादन होते भी हैं और बढ़ते भी हैं, और स्वयं के साथ साथ मानव निर्मित भी होते हैं। वनों का जो वैज्ञानिक प्रबंध है, ये एक अवांछनीय घटना है, और ये भी सभी स्थानों पर वर्तमान समय में नहीं पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि हर जगह इस क्रिया प्रतिक्रिया को पहुंचाना समझाना असंभव है। आज के इस वर्तमान समय में आज भी इस देश में अनेक स्थानों पर वर्जन फॉरेस्ट डेवलप है। इस स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक सी बात है, उठता ही उठता है, या उठना है, हमारे मन में प्रश्न आता ही आता है कि जब वन स्वयं से उत्पादित हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो आखिर वनवर्धन की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न उठता है, जो कि संभवता है। वस्तुतः यह जो प्रश्न है वो भी पूर्ण अज्ञानता पर आधारित है। यह सत्य है कि हमारे कुछ वन प्रकृति की देन है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है, ये भी सही नहीं है कि वनों की वर्तमान स्थिति वही है जो प्रकृति में वनों की होती है। यदि वनवर्धन के ज्ञान के आधार पर अगर वनों का पुनरुत्पादन, उनका विकास, डेवलपमेंट, परिपालन आदि ये जो क्रियाएं हैं जो वनवर्धन के लिए की जाती है, अगर ये ना होता ना, तो जाहिर सी बात है आज हम जिस स्तर तक हमारे पर्यावरण के साथ स्थितियां पैदा करते हैं वो नहीं हो पाती, और हम वन वृक्षों को संभाल कर नहीं रख पाते। आज भी जो वन है हमारी राष्ट्र की संपत्ति में निहित नहीं होते, और पुराने समय के हिसाब से जो चोर डाकुओं के आवास के मात्र भर होते थे, वो आज भी वही का वही ज्यों का त्यों सिस्टम रहता। हमारी आवश्यकताएं तथा प्रकृति की स्वेच्छा, जो उसकी प्रकृति की देन है, इच्छा है, वो एक रूप में नहीं होती। प्रकृति जिस उद्देश्य से वन वनस्पति उत्पादन करती है, वह वन वैज्ञानिकों के उद्देश्य से बिल्कुल अलग है। प्रकृति तो वनस्पति और जंगल उत्पादन करती है, लेकिन वनवर्धन के आधार पर हमारा ये जो समाज है, मानव समाज ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वनों से उत्पादित मूल्यवान उपयोगी जो वस्तुएं हैं, उनके निर्माण के लिए इस प्रकार के वनवर्धनों की क्रिया प्रतिक्रिया करता चला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हम अपनी ज़रूरतों को किस प्रकार से पूरा करते हैं। हमने ही अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वनों का विनाश करना संभावित किया, और बढ़ती हुई जनसंख्या के अभाव को कम करने के लिए
हमने वनों का विनाश करना शुरू किया। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वनों का विकास करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है, हमें कहीं ना कहीं स्तर पर अगर किसी चीज़ से लाभ मिलता है तो हमें उसकी हानियाँ भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, हमने इसके साथ साथ अपना जो स्थिति है उसका ही विकास किया। हमने अपने बिजनेस का, धंधे पानी का डेवलपमेंट किया। आर्किटेक्चर लाइन में घर मकान जो बनाए जाते हैं वो लकड़ियों के बनते हैं। जितना भी कच्चा माल है वो हमें वनों से प्राप्त हुआ और उस कच्चे माल को हमने अपने बिजनेस अपनी आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिए उस चीज़ को खर्च कर दिया। यदि हम चाहते कि वन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिकाधिक लकड़ी दे, अधिक से अधिक लकड़ी दे, काष्ठ उत्पादन दे, तो हमारे जो उद्योग धंधों के लिए गुणों वाला जो कच्चा माल उपलब्ध होता है वो भी हमारा इसी का एक अंग है। अगर हम कहीं ना कहीं स्तर पर एक चीज़ की कमी करते हैं तो एक चीज़ हमारी पूर्ति भी होती है। तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत कोविड के बाद आबादी के स्थान पर चीन से प्रथम स्थान पर आ चुका है। तो सीमित क्षेत्र में हमें अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार करना है कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाएं। तो आज हम चर्चा करते हैं वनवर्धन के उद्देश्य की, जिसमें जो आपका पहला है प्रति हेक्टेयर अधिक लकड़ी आयतन का उत्पादन। हम जितने वनों का विकास करेंगे, जितने वनों को डेवलप करेंगे, हमें उसकी मात्रा में उतनी ज़्यादा लकड़ी ही प्राप्त होगी। कास्ट हमारी जितनी अच्छी होगी, हमारे माध्यम से जो भी उसकी वस्तु बनाई जाएगी वो भी उतनी ही अच्छी होगी। मूल्यवान गुणवान प्रजाति का जब विकास होगा तो हमें उसका जो पैसा है, जो प्राइस है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरनी है, वो भी बहुत अच्छा होगा और हम दूसरे को भी सही अच्छी जो है वस्तु मुहैया करा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रति हेक्टेयर अगर लकड़ी का उत्पादन अधिक हो, उसके आयतन का उत्पादन अधिक हो, तो हम सांसारिक तौर पर जो विश्व धरोहर में सम्मिलित है उसकी मदद भी कर पाएंगे। और जो हमारे वुडी पेरेनियल है, जैसे काष्ठ का उत्पादन, लकड़ी का उत्पादन, फर्नीचर इंडस्ट्री और इसके अलावा और तमाम गम्स, रेजिन, पल्प, ये सारी चीज़ें हमें वन वृक्षों से प्राप्त होती हैं। इन सबको भी अच्छी से अच्छी मात्रा में हम लोगों तक प्रदान कर पाएंगे या लोगों तक पहुंचा पाएंगे। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है आर्थिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों का उत्पादन। हम जितनी मूल्यवान प्रजातियां उगाएंगे, लगाएंगे, जितनी हाइब्रिड वैरायटियों को लगाएंगे, हमारी उपज उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और जब उपज बढ़ेगी तो उपज के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। तो मूल्यवान प्रजाति, यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि मूल्यवान प्रजाति अकेली काष्ठ उत्पादन में ही नहीं होती। आज का ये जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में व्यक्ति मल्टीपर्पज है। व्यक्ति एक साथ दो दो तीन तीन कार्य चाहता है। तो ऐसे में जो हमारा फ्रूट प्रोडक्शन है, जो हमारा फल उत्पादन की जो तकनीकी है, उसके माध्यम से भी हम इस कार्य को कर सकते हैं। एक तरफ देखा जाए तो हमें काष्ठ मिलती है, लकड़ी मिलती है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमें उस काष्ठ के माध्यम से
जो बिजनेस धंधे हैं हमारे वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ हमें फलों से भी उत्पादन मिलता है, शरीर में प्रोटीन विटामिन्स की मात्रा की पूर्ति होती है। तो आजकल एक शब्द आता है मल्टी टैलेंटेड या मल्टीपर्पज, उस चीज़ की बड़ी डिमांड है। तो हम लोग उसी चीज़ की तरफ फोकस करें वर्तमान में, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है आपका, जो तीसरा उद्देश्य है, वो भी आपका गुणवान लकड़ी का उत्पादन है कि हम जितनी ज़्यादा गुणवान लकड़ी का उत्पादन करेंगे उतना ही मूल्य हमें देखने को मिलेगा, या उतना ही ज़्यादा अधिक मूल्य हमें प्राप्त होगा। इसके बाद अगला है रिक्त स्थानों पर वन लगाना। जितनी भी खाली पड़ी वेस्टलैंड है, बंजर भूमि है, बंजर ज़मीन है, जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था, एफॉरेस्टेशन जैसी जो प्रक्रियाएं हैं, जो वनीकरण जैसी जो प्रक्रियाएं हैं, वनीकरण जैसे जो उद्देश्य हैं, ऐसी क्रियाओं को करके संपन्न करके हम जो है वन वृक्षों को लगा सकते हैं और वनों को उगा सकते हैं, जिससे हमारी दैनिक पूर्ति, सांसारिक पूर्ति और सांसारिक अर्थव्यवस्था में हम लोग सहयोग दे सकते हैं। तो रिक्त स्थानों पर होता क्या है, रिक्त स्थानों पर हमारे वन लगाने से वहाँ पर उत्पादन बढ़ता है, मिट्टी वहाँ की उपजाऊ होती है, वहाँ पर हम आगे के लिए कृषि से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कार्य हम करने में सक्षम हो पाते हैं। वहाँ की धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्तर पर हमें उसका बाद में लाभ होता है, प्राप्त होता ही होता है। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ, इसीलिए मित्रों मेरा कहना है कि अगर हम किसी ज़रूरत के लिए अपनी धरोहर का नुकसान कर रहे हैं तो हम उसके एवज में कहीं ना कहीं उसका परिणाम ज़रूर दें, जिससे सांसारिक तौर पर हम हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकें। इसके बाद अगला है प्राकृतिक और मानव निर्मित वनों का उत्पादन। जैसा कि हमने जब इसका इतिहास पढ़ा, इसकी थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी में वन हमारे प्रकृति की देन है। जो वृक्ष, जो पेड़ पौधे प्रकृति से अपने आप स्वतः ही उग जाते हैं, वो तो प्राकृतिक हो गया। इसमें घास फूस शाक और वृक्ष, वन, पौधे आदि सम्मिलित हैं, जो एक समय के बाद एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेकर के जंगल बना देते हैं। तो ये तो प्राकृतिक देन है, लेकिन इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम स्वतः से वन वृक्षों को नहीं लगाएंगे, उसका उत्पादन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्तर तक हमें भी उसका परिणाम देखने को मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वन प्रकृति की देन हो, नेचुरल बेस पे ही हो। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के वनों को उत्पादन करना चाहिए। इससे हमें भी संसार की गतिविधियों में जो है पार्टिसिपेट करने का, उसको समझने का, कार्य करने का जो है अनुभव प्राप्त होता है। हम जब कोई वृक्ष लगाएंगे, कोई वृक्ष हम ग्रो करेंगे और उससे अपने तरीके से खाद बीज हर एक चीज़, तो हमें उसकी आवश्यकताओं का भी ज्ञान अवश्य है, ज़रूर होगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और जो भी विषय वस्तु यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया, वो विषय वस्तु आपने यहाँ पर पूर्ण रूप से समझी हो, प्राप्त की हो। एक बार फिर से पुनः आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और वीडियो के अंत में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आपके सवाल और किस किस मोड़ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा।